हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे पीजीटी का जो पेपर हुए हैं। पीजीटी का हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो उसका प्रीवियस पेपर हुआ उसको सॉल्व करेंगे। और पहले इसका हम सिलेबस देखते हैं कि पीजीटी में क्या क्या पूछा था, क्योंकि अभी इसके पीजीटी के फॉर्म निकले हुए हैं। तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसका सिलेबस क्या होगा, कितना समय दिया जाएगा और क्या क्या सब्जेक्ट हमारे इसमें पूछे आएंगे। तो चलिए देखते हैं पीजीटी का। ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये पीजीटी का है, सोशोलॉजी का। तो हम इसको हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समय कितना होगा। तो 2 घंटे का समय होगा, 2 घंटे का समय होगा और 200 अंक का होगा पेपर। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो उसका हम पूरा सिलेबस दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका सिलेबस होगा। टोटल कुल प्रश्न कितने, 200 प्रश्न होंगे। देखिए सामान्य जानकारी के कितने होंगे, 20 प्रश्न होंगे। और सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। अंकगणित संख्यात्मक योग्यता के 20 प्रश्न होंगे। और हिंदी भाषा के भी 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न किसके होंगे, इंग्लिश के। तो टोटल कितने प्रश्न जाएंगे, 100 प्रश्न होंगे और 200 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और सब क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य होंगे। और गलत के लिए क्या होगा कि माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। तो निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 0.25 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे आया है। तो हम पहले शुरू करते हैं। देखिए आ भाग है, वो सामान्य ज्ञान जानकारी से है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे करीबी ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे करीबी ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा। देखिए बुध शुक्र पृथ्वी इस तरीके से होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा लुईप वार्कोन्स्की पर की गई पहली मानव हृदय प्रत्यारोपण शल्य क्रिया किस साल की गई। देखिए जो शल्य क्रिया हुई थी, मतलब सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किस साल किया गया और किसने किया। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किसने किया, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और कब किया, तो 1958 में। याद रखेंगे 1958 में। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि रेल डिब्बा उत्पादन करने वाली प्रसिद्ध इंटेग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, कोलकाता, बेरीवली, पेरम्बूर या चितरंजन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्या होगा, पेरम्बूर में। कब किया गया, 1952 में। याद रखेंगे 1952 में किया गया है। अगला देखते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधिकार इस पर है। तो देखिए जो गुवाहाटी के उच्च न्यायालय हैं, देखिए कुछ देश में पूरे तो उच्च न्यायालय है नहीं, तो किसी देश को संयुक्त रूप से बनाया जाता है उसका उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो असम में। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, असम में। अगला है, कौन सा देश, कौन सा राज्य है जहाँ पे राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। तो देखिए एकमात्र राज्य है वो भारत का जहाँ पे राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, नागालैंड। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं, भारतीय सेना के पहले भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो भारतीय मतलब थल सेना के अध्यक्ष कौन थे, तो हमें बताना है। तो JKM करियप्पा, वाइस एडमिरल RD कटारी, तो जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह। देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, अभी का वर्तमान में पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो वर्तमान के जो चीफ आर्मी हैं वो कौन है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो कौन, याद रखेंगे, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे, नरवणे याद रखेंगे, नरवणे। तो ये हमारे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्तमान के कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। जो कि इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ, 1 जनवरी शुरू हुआ है। इसके पहले कौन थे, बिपिन रावत जी थे। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत के पहले CDS कौन है, CDS। तो भारत के पहले CDS कौन है, तो बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। याद रखेंगे जनरल बिपिन रावत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिपिन रावत जिसका इसी साल गठन किया गया है। तो ये पहले क्या थे, आपके आर्मी सेना के प्रमुख थे। अब ये क्या है, CDS है। भारत के प्रमुख CDS कौन है, प्रथम CDS तो बिपिन रावत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस के बारे में जानते हैं। देखिए इसकी स्थापना किसने की है, H डूरंट ने, जिसको क्या बोलते हैं, हेनरी ड्यूरेंट। कब किया गया, तो 1863 में। 1863 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है,
तो बात करते हैं मुख्यालय तो कहाँ हो जाएगा, जिनेवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था, तो 8 मई को। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था, तो 8 मई को। किस लिए मनाया था, क्योंकि इसी दिन किसका जन्म हुआ था, JH डूरेंट का। तो इसीलिए इन्हीं के जन्मदिन पर यह विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इससे यह पूछा था कि इनको कितनी बार शांति का नोबेल दिया जा चुका है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया जाएगा, 3 बार। कब कब, 1917, 1944 और 1963 को। ये 3 बार इन्हें शांति का नोबेल दिया जा चुका है, सबसे ज़्यादा बार। तो याद रखेंगे कि 3 बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, शांति का, तो रेड क्रॉस को। इसकी स्थापना कब हुई है, तो बता देना 1863 में। और इसके किसने किया है, तो हेनरी डूरेंट ने, ठीक, 1863 में। कब कब इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1917 में, 1944 और 1963 में। नेक्स्ट देखते गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताना है। देखिए ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। इनके बारे में देखते हैं। पहला है गणित के शिक्षक से आरंभ करते हुए फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के प्राचार्य के ओहदे तक पहुँचे, ये भी सही बात है, ये सही है। वे इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ये भी सही है। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपरी सभी। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एक सामान्य वयस्क कुत्ते के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो ये हमें बताना है। तो देखिए मानव शरीर में कितने, मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो कुत्ते में कितने हो जाते हैं, 42, 42। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणुक पावर स्टेशन कहाँ है, तो कहाँ पे है पहला परमाणुक स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है, तारापुर, महाराष्ट्र, याद रखेंगे। चलिए अगली तरफ चलते हैं, 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये उसी का इंग्लिश मीडियम है, आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, 1 ग्राम वजन में कितने डायन होते हैं, तो 1 ग्राम वजन में कितने डायन होते हैं, तो लगभग 981, याद रखेंगे। लगभग कितने, 981। अगला है आधुनिक फुटबॉल कहाँ से विकसित हुआ, तो आधुनिक फुटबॉल कहाँ से हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, स्पेन। तो कहाँ से, इंग्लैंड से। देखिए इंग्लैंड से ही क्रिकेट की भी खोज हुई, ज़्यादातर जो खेल है वो इंग्लैंड से ही विकसित हुए हैं। बात कर लेते तो भारत की, तो भारत से आपका शतरंज, कबड्डी, ऐसे चीज़ों का जन्म हुआ भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांसे से बना सौर चक्र इसके लिए पुरस्कृत किया जाता है, शत्रु का मुकाबला किए बगैर दी गई वीरता, ये तो गलत है। अगला है कि अति विशेष वीरता दिखाते हुए आत्म बलिदान देना, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत का आर्थिक अपचयन, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। देखिए जो आर्थिक अपचयन का सिद्धांत है वो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, CR दत्त या MK गांधी। तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, याद रखेंगे किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। किस पुस्तक में किया था, तो ये देखिए इनकी बहुत अच्छी पुस्तक, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है, इन इंडिया लिख लेना इसके बाद। ये इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने सबसे पहले आर्थिक अपचयन का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला देखते हैं, डांडिया इस राज्य की लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है, किसका है, सबको पता है डांडिया किसका है, गुजरात का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ये कितनी भाषाओं के लिए जाता है, 24 भाषाओं के लिए जाता है। कौन कौन सी भाषा, 22 भाषाएं वो हैं जो 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं, 8वीं अनुसूची, और 23वीं राजस्थानी और 24वीं हिंदी, इंग्लिश के लिए। तो ये टोटल 24 भाषाओं के लिए जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनता भी है, तो याद रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी थी, तो कौन सी लिखी थी, माई गॉड डाइड यंग, इस्लामिक बॉब, या लुक बक इन अंगर, या फिर असुटेबल बॉय। वेरी इंपॉर्टेंट, असुटेबल बॉय को लिखा था इन्होंने। अगला है अरबिंदो इसके लेखक थे, अरबिंदो इसके लेखक थे, तो किसके लेखक थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके देखिए ये बहुत बार पूछा गया, इसके याद रख लेंगे, इसके कौन, जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू, कई बार पूछा जा चुका है। और अगर बात करते हैं अरबिंदो किसके लेखक थे, तो अरबिंदो सावित्री के लेखक थे, सावित्री अरबिंदो की रचना है। अगला है मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है, तो हरियाणा, राजस्थान, गोवा, असम। तो याद रखेंगे कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सत्र नहीं है, तो कौन सा लोकसभा का सत्र नहीं है, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, वर्षाकालीन। तो कौन सा नहीं है,
ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ग्रीष्मकालीन, ये गलत हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं बजट सत्र कब होता है, तो ये कब होता है? फरवरी से मार्च के बीच, फरवरी से मार्च के बीच होता है, सॉरी फरवरी से मई के बीच, MAY लिख लेंगे, फरवरी से मई के बीच होता है। शीतकालीन की बात करते हैं नवंबर से दिसंबर में होता है, नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। और वर्षाकालीन जो होता है आपका जुलाई से सितंबर के बीच होता है, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच, ठीक। तो ये बीच होता है। अब बात करते हैं, देखिए लोकसभा किससे मिलकर बनता है, तो संसद में लोकसभा, संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए संसद तो ये किस अनुच्छेद में है ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए सरला से याद कर सकते हैं, सरल करके याद कर सकते हैं, 79, 80 और 81। देखिए 79 से 7 से हो जाएगा संसद, मतलब संसद किस अनुच्छेद में है, तो 79 में। राज्य से क्या हो जाएगा, राज्यसभा किस में है, 80 में। और ला से लोकसभा, तो लोकसभा 81 में। तो सरल से करके याद रखेंगे कि 7 से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, तो 79, 80, 81। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए उसके बाद आपका क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश को आप लोग देख, ये सॉरी रीजनिंग है, रीजनिंग को आपको देखना है कि किस प्रकार की रीजनिंग पूछी गई है। इसको हम हल नहीं करवा सकते हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा, तो आप लोग देख लेना। जैसे सारी सब जैसे छिपकली वैसे फूल क्या होगा, तो वो बताना आपको, डेजी, पंखुड़ी, मगरमच्छ, तो इस तरह से बताना है। जैसे कि ये देखिए जैसे क्या है, इसमें भिन्न बताना है, तो गिटार, बैंड, शिक्षक, गाने, तार। तो देखिए गिटार क्या है, संगीत से संबंधित है, तो देखिए बैंड भी हो जाएगा, गाना भी हो जाएगा संगीत से, तार भी हो जाएगा, मगर शिक्षक क्या होगा, शिक्षक अलग हो जाएगा। तो यही हमारा विषम हो जाएगा। अगला देखते हैं चुनाव। चुनाव से रिलेटेड क्या है, अध्यक्ष, मतदान और नवंबर, देश। देखिए चुनाव संबंधित सभी हो जाएंगे, मगर नवंबर क्या है, नवंबर महीना है, क्योंकि चुनाव से देश चलते हैं, तो इस तरह से इनको करना होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके, आप लोग देख लीजिएगा आराम से इसको धीरे धीरे करके। उसके बाद हम हिंदी को सही से करेंगे, हिंदी के बारे में देखेंगे। ये देखिए आपके ये सीरीजें हैं। अगर आपको इसका हमें PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको PDF इसका प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखिए ये आपका मैथ है, मैथ के क्वेश्चन चालू हो गए। देखिए मैथ के क्वेश्चन है, ये चालू है, तीसरा नंबर क्या है, मैथ का। तो मैथ के जो भी क्वेश्चन है, ये देखिए न्यूनतम 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन है नहीं, आराम से इनको कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, हम उसको लगा के आपको सेंड कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं हिंदी के पोर्शन पे आते हैं। तो सबसे लास्ट पोर्शन जो था वो हिंदी का है। ये देखिए हिंदी का पोर्शन यह खुल गया है। अब हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखें, देखिए इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी वाले बताना। देखिए साहित्यिक, ये देखिए तो गलत ही है, साहित्यिक ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, साहित्यिक, इस तरह से सही लिखा जाता है। अगला अमी का पर्यायवाची है। अमी किसका पर्यायवाची है, देखिए अमी किसका है, अमृत का, और अमृत को हम सोम भी कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अनंत क्या होता है, अनंत क्या होता है, आकाश का जिसका अंत ना हो, नभ ये आकाश के हैं, धारा ये किसका, बहाव का पर्यायवाची है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अनुज का विलोम क्या होता है, देखिए अनुज क्या बोलते हैं, अनुज होता है आपका छोटा भाई, छोटे भाई को अनुज बोलते हैं। तो बड़े भाई को क्या बोलेंगे, अग्रज। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वो कौन सा है, तो देखिए क्लिष्ट के एक से अधिक अर्थ होंगे, क्लिष्ट के एक से अधिक अर्थ होंगे, तो यही सही हो जाएगा। अगला है जिसे दंड का भय ना हो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उदंड, उसे क्या बोलेंगे, उदंड। ठीक। अगला देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य चयन करना है। देखिए किस प्रकार से देखते हैं, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। देखिए ये सही तो है, मगर यहाँ पे क्या है, रविवार के साथ में दिन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि रविवार क्या होता है, एक दिन ही होता। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये सही हो जाता। मगर यहाँ पे रविवार और दिन कभी भी उस चीज़ की हम पुनरावृत्ति नहीं करते। जैसे कि प्रातःकाल के समय, ये नहीं होगा, तो प्रातःकाल या लिख लो या फिर समय लिख लो। प्रातःकाल समय एक ही चीज़ होती है, इसलिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह रविवार और दिन एक ही समय है, एक ही चीज़ है, तो हम केवल दिन को नहीं प्रयोग लाएंगे। अगला तो गलत हो जाएगा ये। अगला है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये सही है, एकदम सही है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। हम अगले ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। हम रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये तो गलत ही लग रहा। मैं रविवार के तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी गलत होगा। तो हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला है आंखों में गिरना, गुस्से से देखना, सम्मान रहित होना, धोखा देना, धोखा खाना। तो क्या हो जाएगा, सम्मान रहित होना, आंखों से गिर जाना, ये मुहावरे का अर्थ होगा। अगला देखते हैं कि पुनः धन उक्ति। देखिए पुनः धन उक्ति ये क्या होगा, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति या पुनर्युक्त या फिर पुनरोक्ति। तो क्या हो जाएगा, पुनरोक्ति।
देखिए ये जो ओ है, आहा है, ये ओ में टूटेगा, ये आपका कौन सा विसर्ग संधि हो जाएगा, पुनरोक्ति। जो ओ है वो विसर्ग में टूट जाएगा, तो पुनर्धन उक्ति, पुनरोक्ति। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं संधि के प्रकार को पहचानिए। नवधन इक, नाविक। देखिए नवधन इक ये क्या हो जाएगा, अयाद संधि। नवधन इक ये आपका अयाद संधि हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो कोई अयाद संधि का उदाहरण भी एग्जाम्पल है नहीं। दीर्घ संधि नहीं, गुण संधि भी नहीं होगा, यण संधि भी नहीं होगा, वृद्धि संधि भी नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। नाविक कैसा संधि होगा, आपका अयाद संधि का उदाहरण है, ये याद रखेंगे। तो इसमें सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं। महाधन औषध, महौषध ये कैसा संधि है। देखिए हमने बताया था कि जहाँ पे अय और औ की मात्रा लगती है वो हमेशा क्या होती है, वृद्धि संधि होगी। तो हमारा सी ऑप्शन का हो जाएगा वृद्धि संधि, महौषधि। नील गाय ने सारी फसल, अब यहाँ पे क्या भरना है, नष्ट भ्रष्ट कर दी, ये गलत हो जाएगा। पथ भ्रष्ट कर दी, ये भी गलत हो जाएगा। रौंद कर दी, रौंद कर दी, ये भी गलत होगा। तो तहस नहस कर दी, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, सीना अपने परिवार में रहती थी, वह एक चिकित्सक, फिर स्पेस है, वह अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाना चाहती थी, पसंद करती थी, लेकिन जब वह विद्यालय से घर आती थी उसकी दादी माँ उसे गृहस्थी के कामों में लगा देती थी। यहाँ पे भरना है, देखिए तो हम देखते हैं, भर के देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सीना अपने परिवार में रहती थी, तो परिवार में बड़ा या छोटा हो सकता है। तो देखिए हमारे पास तो बड़े परिवार में देखते हैं, तो बड़े परिवार में रहती थी, तो हमारा ए ऑप्शन ये लग रहा, सी ऑप्शन चल रहा है, बड़े परिवार में रहती थी। अब देखिए वह एक चिकित्सक पाना चाहती थी, बनना चाहेगी। ठीक, तो हमारे दो ऑप्शन लग रहे हैं कि इसमें से दो सही होते हैं, बड़े छोटे, बनना बनना। अब देखते हैं अगला, वह अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई से लगाना पसंद करती है, तो ये से गलत हो जाएगा, पढ़ाई पर लगाना पसंद करती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला देते हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या राहुल संस्कृत्यायन। तो किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और देखिए अगर पूछता कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। और साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। आजीवन शब्द में कौन सा समास है। देखिए आजीवन, आजीवन देखिए उपसर्ग लगा है, जीवन भर, तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास। ठीक, अव्ययभाव समास, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक, तो प्रथम पद इसका प्रधान होगा। कौड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो क्या होगा, कोण, करोटी, कोटि या कर्पदिका। तो क्या हो जाएगा, कर्पदिका। हमारा सी ऑप्शन सही होगा। कोटि मतलब क्या होता है, करोड़ों, करोड़ों। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 76 से लेकर 80 तक आपको गद्यांश को पढ़ना है और उससे ऑप्शंस को टिक करना है। देखिए हम देखते हैं, इसका ऑप्शन बताते हैं। भारत में किस स्थान को तीर्थ कहने का रिवाज है। तो भारत में किस स्थान को तीर्थ कहने का रिवाज है, जहाँ दो नदियाँ आकर मिल जाती हैं, जहाँ दो भाषाएं मिल जाती हैं, जहाँ पुरुषों का वास होता है, जहाँ विभिन्नता में भी एकता छिपी होती है। तो इसका हम सही ऑप्शन देखते हैं, तो क्या मिल जाएगा, जहाँ दो नदियाँ आकर मिल जाती है उस स्थान को तीर्थ कहते हैं। देखिए ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ दो नदियाँ मिल जाती हैं आकर, वहाँ क्या होता है, तीर्थ आता। तो ये देखिए हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 77 का। असली संगम क्या है। वह स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, वह स्थान जहाँ नदियाँ आपस में मिलती हैं, वह जहाँ अनेकता में एकता होती है, वे स्थान सभाएं तथा मंच जहाँ एक से अधिक भाषाएं एकत्रित होती है। तो इसका हम देखते हैं असली संगम क्या होता है। तो देखिए असली संगम क्या होता है, वे सभाएं तथा मंच जहां एक से अधिक भाषाएं एकत्र होती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन से हो जाएगा। तो हम डी को टिक कर देंगे। अगला, प्रस्तुत गद्यांश में नदी की तुलना किससे की गई। तो नदी की तुलना किससे की गई, भाषा से, बी नंबर। पुण्य का विपरीत क्या होगा, पुण्य का क्या होगा, पुण्य का क्या होगा, पाप हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं। नदी की विशेषता, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। नदी की विशेषता, भाषा, बहिता नीर, भाषा और नदी, भाषाई आंदोलन। तो क्या हो जाएगा, भाषा और नदी। अगला देखिए ये क्वेश्चन थे हमारे। इसके बाद इंग्लिश हो जाएगा आपका, ये इंग्लिश का है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, उसके बाद ये आपका अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा जीएस का। ठीक, तो ये थे हमारे हिंदी और जीएस को हमने सॉल्व कराया।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसी से आने वाले रिलेटेड वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो टीजीटी पीजीटी का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।